वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है। मतलब पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 33% आरक्षण। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो प्रेजेंट लोकसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है 14% और आज़ादी के बाद से ही महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन फिलहाल लोकसभा में हाईएस्ट है। बट देखो ग्लोबली अगर देखें तो वेरियस असेंबलीज में दूसरे देशों की जो पार्लियामेंट्स या फिर असेंबलीज हैं एवरेज महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है 24%। तो ग्लोबल एवरेज से हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी कम है। और 1950 में जब पहली बार लोकसभा गठित हुई थी तो उस समय महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन थी सिर्फ 5%। तो पिछले 70 सालों में हम सिर्फ 9% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर पाए हैं लोकसभा में। और वैसे देखो काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी देश और ऐसे देश जहां पे महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन देशों में भी महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारत के अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी है। अफगानिस्तान को देखो यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि अफगानिस्तान में वो आपको पता है तालिबान का रूल आ चुका है और वहाँ पर तो महिलाओं की कंडीशन तालिबान के रूल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इवन गर्ल्स को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। तो अफगानिस्तान को आप छोड़िए। अगर हम वेरियस स्टेट्स की बात करें, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पुराना जम्मू एंड कश्मीर। इन राज्यों में एक भी वुमेन एमपी नहीं है। सोच के देखिए, एक भी वुमेन एमपी नहीं है इन राज्यों में। जबकि नागालैंड तो ऐसा राज्य है जहां पर एक भी महिला एमएलए नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिर से डिमांड नहीं उठनी चाहिए कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए वेरियस स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में? बिल्कुल ठीक समय है ये मांग उठाने का कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखो 22 साल हो गए उस बात को जब सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में 1996 में। उसके बाद 1998 में, 1999 में और 2008 में फिर से वुमेन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। लेकिन जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ये जो बिल थे अपने आप लैप्स हो गए और काफ़ी सारे लीडर्स की तरफ से विरोध देखने को मिला वुमेन रिजर्वेशन बिल का। शरद यादव जो उस समय लीडर हुआ करते थे जेडीयू के, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी थी कि जो परकटी महिलाएं आएंगी वो हमारी महिलाओं के लिए काम नहीं करेंगी। परकटी महिलाओं से मतलब शरद यादव का उन महिलाओं से था जो शहर से संबंध रखती हैं, छोटे बाल रखती हैं। तो ये सोच जो है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ओरिजिनली टोटल मेंबर्स की संख्या थी 389। वो बात अलग है, बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को छोड़ दिया था। तो 389 मेंबर्स में से वुमेन मेंबर्स की संख्या थी सिर्फ 15। तो कितनी कम वुमेन मेंबर्स की संख्या थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, आप देख सकते हो। इस वजह से देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन इश्यूज को ठीक से नहीं उठाया गया। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित इश्यू को डिस्कस किया था या फिर नहीं किया था? इसका आंसर ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में वुमेन रिजर्वेशन का इश्यू डिस्कस तो हुआ था बट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में यह तय हुआ महिलाओं को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इसका देखो एक सीधा सीधा रीजन तो ये है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी और जो महिलाएं थीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो हेजिटेंट थी, काफ़ी हिचकिचा रही थी रिजर्वेशन मांगने के लिए। उन्हें ये लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस और कैपेसिटी पर एक प्रकार से सवालिया चिन्ह लगाने वाली बात होगी। मतलब हमारी इंटेलिजेंस पर लोग क्वेश्चन उठाएंगे, आप रिजर्वेशन मांग रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये चीज़ हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट चली जाएगी। इसके अलावा उस समय कुछ महिलाओं ने यह भी कहा, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाएं अपने दम पर तरक्की कर सकती हैं। बट देखो जिन वुमेन मेंबर्स ने ये पॉइंट्स उठाए वो शायद भूल गए कि विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू एक्सेप्शंस थी। इसके अलावा बहुत कम महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जैसा विजयलक्ष्मी पंडित या फिर सरोजनी नायडू ने हासिल किया। वुमेन मेंबर्स इस बात को भी भूल गई कि महिलाओं के अगेंस्ट किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है
और उनके अगेंस्ट जो प्रेजुडाइस है वो किस हिसाब से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में ये दिया जाता है। इसके अलावा देखो, ब्रिटिशर्स ने हमेशा से रणनीति अपनाई थी फूट डालो और राज करो की। विभिन्न धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न किया। ब्रिटिशर्स ने अपनी हेगमनी इस्टेब्लिश करने के लिए जात पात के नाम पर हमारे समाज को बांटा। इवन मैन और वुमेन को भी आपस में बांटने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस समय महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, यानी सिर्फ महिलाएं ही वुमेन मेंबर्स को चुनेंगी। तो देखो, उस समय बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनके कंसर्न्स थे कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट करके, वो काम आज़ादी के बाद भी जारी रहेगा। यानी हमारा जो समाज है वो एकजुट नहीं रहेगा, वो मैन और वुमेन के बीच बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने जा रहा था, वुमेन मेंबर्स ने रिजर्वेशन की मांग नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम रिजर्वेशन मांगेंगे तो कुछ लोग हमारी लॉयल्टी पर सवाल उठा सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं आप इंडिया के प्रति लॉयल नहीं हो, इंडिया को आप यूनिफाई नहीं करना चाहते, फिर से बांटना चाहते हो, इसी वजह से आप रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो। इसलिए उस समय हंसा मेहता एक मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उन्होंने बोला हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए, हमें कोटा नहीं चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोशल जस्टिस, हमें चाहिए इकोनॉमिक जस्टिस, हमें चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उस समय कुछ मेल मेंबर्स ऐसे भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो इतनी कैपेबल नहीं हैं गवर्नमेंट के बड़े पदों पर आसीन हो सकें। उन्हें यह लगता था महिलाएं जो हैं वो मैन के लिए थ्रेट हैं और सोसाइटी का जो मोरल फैब्रिक है उसके लिए भी थ्रेट है। उनका यह मानना था कि संविधान में इनफ प्रोविजंस किए गए हैं महिलाओं के वेलफेयर के लिए, तो वो प्रोविजंस जो हैं वो आने वाले समय में महिलाओं की पोजीशन को जरूर अपलिफ्ट करेंगे। और अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है तो मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी और सभी बड़े पदों पर महिलाएं जो हैं वो आसीन हो जाएंगी। बट देखो, ये जो कंसर्न्स थे वो सही साबित नहीं हुए। अब आज़ादी के 70 साल बाद आप देख सकते हो लेबर फोर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, या फिर लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और वो सारे डर कि मैन के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, वो सारे डर भी ढकोसला साबित हुए। तो अभी आवश्यकता ये है बदलते समय में महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके पीछे देखो रीजंस भी हैं। आज के समय में आपको पता है इलेक्शंस में पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मसल पावर का इस्तेमाल होता है इलेक्शन जीतने के लिए, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में महिलाएं जो हैं वो पीछे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अभी तक महिलाओं का नहीं हुआ है। सिर्फ शुरुआत हुई है, आप कह सकते हो, महिलाओं के इकोनॉमिकली एम्पावर होने की। 14% महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी हैं जिनके नाम पर खेत हैं, जिनमें वो काम करती हैं। अदरवाइज तो देखो मेजोरिटी केसेस में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम ना होकर मैन के नाम होती हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को डोमेस्टिक रोल्स दिए गए हैं, जैसे होम मेकर का, घर में काम करने का। इस वजह से मसल पावर में भी महिलाएं पीछे हैं। क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये भी एक डेटरेंस का काम करता है महिलाओं के पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में पहुंचने के लिए। देखो, राइटर ये बोलती हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि महिलाएं क्राइम करें, मेरा कहने का मतलब ये है पुरुषों के द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं उनको रोका जाए, और पॉलिटिक्स का जो क्रिमिनलाइजेशन है उसे रोका जाए, ताकि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान अवसर पैदा हो, किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो महिलाओं के पार्लियामेंट में पहुंचने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, हालांकि देखो जितनी महिलाएं इलेक्शन लड़ती हैं उनकी सक्सेस रेशो मैन की अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, बट इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कम टिकट्स दी जाती हैं वुमेन को। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 13% टिकट्स दी महिलाओं को और बीजेपी ने 12% टिकट्स दी महिलाओं को। बट इसके अपेक्षाकृत कुछ छोटी पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा टिकट्स दी महिलाओं को, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने 37% सीट्स यानी टिकट्स महिलाओं को दी, और बीजेडी बीजू जनता दल जो नवीन पटनायक की पार्टी है, इस पार्टी ने 33% यानी 33% टिकट्स महिलाओं को दी। तो छोटी पार्टीज
ने महिलाओं की इंपावरमेंट में काफ़ी अच्छा काम किया है एज कंपेरिजन टू बड़ी पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस एंड बीजेपी। देखो 1/3 रिजर्वेशन दिया जा चुका है ऑलरेडी पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को। तो ग्राउंड लेवल पर बहुत सी महिला लीडर्स इमर्ज होके आई हैं, बट ये भी सच्चाई है बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने हस्बैंड्स के लिए रबर स्टैम्प का काम करती हैं। मतलब वास्तव में जो काम है वो किया जाता है हस्बैंड्स के द्वारा, और महिलाएं जो हैं वो नाम की सरपंच हैं या फिर नाम की अर्बन लोकल बॉडीज की चेयरपर्सन हैं। तो जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा या फिर चर्चा के लिए आएगा तो इन सब इश्यूज पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो कमियां पंचायत में और लोकल बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन में रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जाए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। तो यही आर्टिकल में कहा जाता है लास्ट में भी सीरियस डेलिब्रेशन की आवश्यकता है, लेकिन डिमांड उठनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। सिविल सोसाइटी भी आमतौर पर इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है और ग्राउंड लेवल से डिमांड आती नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। जब तक देखो ग्राउंड लेवल से डिमांड नहीं आएगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन रिजर्वेशन बिल को सीरियस नहीं लेंगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह वादा किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जारी हुए मैनिफेस्टो में कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवाएंगे, बट देखो बीजेपी को अभी 5.5 साल पूरे हो चुके हैं सत्ता में और उससे पहले 10 सालों तक कांग्रेस रही सत्ता में। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने के लिए वो एनर्जी नहीं दिखाई जो उनको दिखानी चाहिए थी और जिनका उन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। तो ग्राउंड लेवल से जब डिमांड उठेगी तब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस होंगी और वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने के लिए स्टेप्स लेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बजट से एक्सपेक्टेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो चेतन भगत का ये आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो बोलते हैं, देखो हमारे देश में लोगों की ना सोच जो है ना वो पहले के अपेक्षा का चेंज हुई है। पहले जब भी बजट आता था ना, आप न्यूज़पेपर्स की हेडिंग देखिए, न्यूज़ चैनल्स पे आप हेडलाइंस देखिए, क्या कम हुआ क्या महंगा हुआ। ये चेतन भगत बोलते हैं देखो बजट का जो डे है ना एक नॉर्मल दिन होना चाहिए, क्या बढ़ा क्या घटा, इतना सारा चेंज सरकार कर देती है बजट के दिन। तो इससे तो पॉलिसी में इंस्टेबिलिटी आती है ना। छोटी छोटी चीजें जैसे अचार सस्ता हुआ, मोबाइल खरीदना महंगा हुआ, अरे भाई आप उसी दिन इतना ज्यादा फेरबदल क्यों करते हो। स्टेबिलिटी आनी चाहिए पॉलिसी में। तभी तो हम बार बार बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि सरकार कभी कोई चीज को सस्ती कर देती है, कभी महंगी कर देती है। अब जिसने बहुत कुछ सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है और सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसको तो घाटा हो जाएगा ना। तो आज के समय में ना लिबरल इकोनॉमीज की ये नीड है कि सरकार की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। एक बार आपने जैसे एक सिंगल टैक्स आपने लगा दिया तो मतलब लगा दिया, उसके बाद अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरी हो बार बार आप उस टैक्स को चेंज मत कीजिए। जैसे सेस और सरचार्ज है, अभी इतने सेस और सरचार्ज सरकार लगाती है, क्यों ना आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। इफेक्टिवली बता दो आप कितना % टैक्स लगेगा, 21% लगेगा, 22% लगेगा, उसके ऊपर फिर आप सेस और सरचार्ज मत बताओ, फाइनल एक फिगर बता दो कि इतना टैक्स हम आपसे लेने वाले हैं। कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे सबसे पहला तो सजेशन यही है सिंप्लीफाई द टैक्स कैलकुलेशन। इस साल के बजट में जिसको नाम दिया जाए बजट के बजाय एनुअल इंडियन रिफॉर्म्स डे, यानी इस दिन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स सरकार लाना चाहती है वो लाए सरकार, इसलिए बजट नाम ना होके एनुअल इंडियन रिफॉर्म डे होना चाहिए इस दिन का। और लोग भी ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ इस दिन सरकार उनको गिफ्ट देगी, सरकार ने रेलवेज में किराया कम किया, ये किया वो किया, नहीं। सरकार के पास देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करते हो, इसके रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस है ना वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, उनको लगता है कि 5 साल बाद जो इलेक्शंस होंगे ना वो जीत जाएं, आगे की आगे देखेंगे, तो इसलिए वो फ्रीवीज देने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले पीएम किसान स्कीम लॉन्च की थी जिसमें किसानों को इनकम सपोर्ट दिया जाता है, एक साल में 6,000 रुपए। अब देखो एक सॉल्यूशन सरकार के पास ये था कि जितना पैसा आप किसानों को डायरेक्टली दे रहे हो उस पैसे की सहायता से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप कीजिए, मतलब
ऐसी पॉलिसीज लेके आइए जिससे किसानों को फायदा हो, जैसे अच्छे सीड्स डेवलप करना, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करना। लेकिन उससे एक तो ना रिजल्ट लेट आता और एक सीधा सीधा दिखता नहीं। लेकिन सीधा सीधा किसानों की जेब में पैसा डाल दिया तो वो दिख रहा है, सरकार का इसमें फायदा है कि किसानों को पैसा मिलेगा तो उन्हें लगेगा कि जैसे हमने उनको पैसा दिया है। समझ रहे हो? बात देखो एक सरकार की नहीं है, इवन यूपीए की सरकार ने भी उन्होंने लोन माफ किए थे, जबकि लोन माफी का फायदा नहीं होता है। हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लोन माफी से नुकसान होता है, बल्कि किसानों को राहत देनी है, इस बात पे कतई डाउट नहीं है। कैसे देनी है बात इस पर डिबेट है, मतलब कैसे किसानों को राहत दी जाए। जैसे 3 फार्मूलाज तो वापस हो गए, 5 राज्यों में इलेक्शन है, तो इस साल के बजट में भी किसानों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसा दिया जाए जिससे किसानों को रियल में फायदा हो, फ्रीबीज ना दी जाए, ऐसा राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस। देखो आज के युग में चाहे वो डोमेस्टिक हेल्प हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या किसी भी सेक्टर में लेबर हो, उनको मिनिमम वेजेस तो मिलने ही चाहिए। इसको लेके सरकार ठोस कानून बनाए और मिनिमम वेजेस जो है वो अच्छे खासे होने चाहिए। कानून तो देखो है ही, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता ना। जैसे छुट्टी का प्रावधान भी होना चाहिए। डोमेस्टिक हेल्प जो है, जैसे कई बार पूरा महीना काम करते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 दिन की उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए। तो लोगों की जो डिग्निटी है ना, उसका भी ख्याल रखना हमें जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सेलेरेटर और ब्रेक पॉलिसी टेस्ट। देखो कई बार सरकार टैक्स रिफॉर्म्स पे फोकस करती है, पिछले काफी सालों में सरकार टैक्स रिफॉर्म्स पे फोकस करती आई है, जैसे जीएसटी आया है। लेकिन अब सरकार को फर्दर एक्सेलेरेटर दबाना होगा और थोड़ी बड़ी सोच का परिचय देना होगा। जैसे देखो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जो जीएसटी लगता है, सरकार इसे कम कर दे। सरकार बोलेगी हमें रेवेन्यू का नुकसान होगा अगर हम टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जीएसटी को कम करते हैं। तो खुला दिल यहां पर सरकार को इसलिए दिखाना होगा, बेशक सरकार को टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर जीएसटी कम करने से रेवेन्यू का नुकसान होगा, लेकिन सोच के देखिए हमारे देश में अगर टूरिज्म इंक्रीज होगा, अगर वाहनों का आना जाना यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ होगी, तो देश की इकोनॉमी को इससे कितना बड़ा फायदा होगा, यह सरकार को सोचना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखो आपने कभी नोटिस किया है ये सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, ये कितने बढ़िया बढ़िया शहर हैं। ये वर्ल्ड की ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज है। यहां पे दुबई में देखो, ये रियल मायने में ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी है। इंडिया भी तो कोई इसी प्रकार की ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी बना सकता है ना। एक अलग से इंडिया टेरिटरी कार्व आउट कर दे, मतलब जैसे मान लीजिए गुजरात की गिफ्ट सिटी है, वहां पे अलग से कानून हो, मतलब जो हमारे देश के कानून हो ना वहां पे लागू ना हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो टेरिटरी जो है वो देश का पार्ट नहीं होगी, देश का पार्ट तो होगी, लेकिन हमारे देश के कानून वहां पे लागू नहीं होंगे। उस जगह पे, उस सिटी में जो अलग से कार्व आउट की जाएगी ना, वहां पे अलग से कानून होंगे। जो कानून ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज में होते हैं ना, दुबई जैसी सिटीज में, सिंगापुर जैसी सिटीज में, वैसे ही कानून उस सिटी में होंगे जो हमारे देश में ही अलग से काटी जाएगी। फिर उसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिटी के तौर पे डेवलप करें। अच्छा कंसेप्ट है ना ये इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइम लैंड लॉन्ग लीजेस। देखो ना आज के समय में बहुत सारा सरकारी लैंड आपको मिलेगा बिल्कुल प्राइम लोकेशंस पर। आपने देखा भी होगा जिस भी शहर में आप रहते हो, कई कई बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे सरकारी लैंड पड़ा होता है। तो क्यों ना सरकार उस लैंड को लीज पर दे दे 99 साल के लिए या फिर 999 साल के लिए लीज पर सरकार दे देगी, तो बिल्डर वहां पे घर बना देंगे। सरकार को कितना रेवेन्यू होगा, प्राप्त होगा वो सोचिए। और बहुत सारे लोग जो शहर के बीचों बीच रहना चाहते हैं वो रह भी सकेंगे। सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना। तो ये कुछ सजेशंस चेतन भगत देते हैं अपने इस आर्टिकल में। कुछ कुछ अच्छे सजेशंस थे, इसलिए मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।